किया और वोट के जरिए हर चीज का जवाब देने का नारा दिया। इस दौरान अवाम के बीच में अपने लीडर को देखने की होड़ मची हुई थी। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में लोगों के जोश जज्बात। ये सजदा शुक्र कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखने का है। आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामूला लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने पहला काम यही किया। श्रीनगर से इंजीनियर रशीद अपने लोकसभा हल्के बारामूला के लिए रवाना हुए। बारामूला की रैली में उनका इस्तकबाल उन नारों से किया गया जिसमें हर सवाल का जवाब वोट के जरिए देने का ऐलान किया जा रहा था। इंजीनियर रशीद को 2016 में टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पिछले 5 साल से वो इस इल्जाम में तिहाड़ में बंद थे। गुज़िश्ता 10 सितंबर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें 2 अक्टूबर तक के लिए अबूरी जमानत पर रिहा किया है। शेख रशीद ने जेल में रहते हुए ही बारामूला से लोकसभा का न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन को हराकर कामयाबी भी हासिल की। अबूरी जमानत मिलने के बाद अब उन्होंने असेंबली इंतखाब के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि कश्मीरी आवाम इज्जत नफ्स और वक़ार के साथ रहना चाहती है और वो इसके लिए सियासी जद्दोजहद करते रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी और सारे हिंदुस्तान के एक लीडर को समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ खड़े हैं। आज मुझे पता चला होगा कि इंजीनियर रशीद को, हुर्रियत के लीडरों को, कश्मीरी जवानों को, कश्मीरी की जायज क़यादत को तिहाड़ में बंद कर कश्मीर के मसले को दबाया नहीं जा सकता। इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत ने 2024 असेंबली इलेक्शन को बेहद दिलचस्प बना दिया है, बिलखुसूस शुमाली कश्मीर में। इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर के कुछ असेंबली हलकों में भी पार्टी का मजबूत बेस माना जाता है। इंजीनियर रशीद की आर्जी रिहाई के बाद अब बहुत सी सीटों पर आमने सामने के बजाय सह फरीकी और 4 फरीकी मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि उनकी जमानत को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों सवाल उठा रहे हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि चुनाव में सियासी मफाद के पेश नज़र एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत दी गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ, मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूँ जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए ताकि लोगों के वोट हासिल हों और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा। बेल जो है एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, बेल एक राइट होना चाहिए। लेकिन इस बेल के साथ साथ हमारा सवाल ये है कि जो हज़ारों लाखों नौजवान जम्मू कश्मीर के बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस के इतने सालों से जेलों के अंदर बंद है, उनके लिए ये स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का मानना है कि वोटों की तकसीम के लिए बीजेपी इलाकाई पार्टियों की पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि बुलेट के बजाय बैलेट में लोगों का बढ़ता यकीन मजबूत जमहूरियत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। देखिए, ये लोकतंत्र की खासियत है, जो चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकता है और बुलेट छोड़कर बैलेट की ओर आ रहे हैं, आतंक को छोड़कर लोकतंत्र की ओर आ रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। मुखालफीन की तरफ से बीजेपी की हिमायत के इल्जाम पर इंजीनियर रशीद ने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का किसी से भी इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर की आवाम ने वजीर आजम मोदी के नए कश्मीर के बयानियों को खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी को समझ आया होगा कि उसका नया कश्मीर का नारा, नया कश्मीर का ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उसका कोई नया कश्मीर नहीं था, वो जुल्म का कश्मीर था, जबर का कश्मीर था, कहर का कश्मीर था, यूपीए का कश्मीर था, कश्मीरियों को मारने का उसका नया कश्मीर था। आज उन्हें पता चला होगा
ये वोट इंजीनियर रशीद को जज्बाती वोट नहीं था, ये हमारी कमिटमेंट के लिए वोट था। इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला और पीडीपी को लेकर खासे हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने दोनों जमातों को मुस्तरद कर दिया है। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people। और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए। बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कश्मीर की 35 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। शेख रशीद की रवायती सीट लंगेट से उनके भाई शेख खुर्शीद उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि शुमाली और वस्ती कश्मीर की 10 से 15 असेंबली सीट के नताइज पर अवामी इत्तेहाद पार्टी असरअंदाज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट केसर टीवी। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर एक नई सियासत उभर करके सामने आई है। हालांकि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि क्या वाकई इन इल्ज़ामात में सच्चाई है, या माजी में पास्ट में जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई रही है, या फिर अगर ये सच्चाई है भी तो उसका क्या वो कानूनन जुर्म है, या फिर क्या वो एथिकल जुर्म है, या क्या उसका अवाम पे असर पड़ेगा, सियासत पे असर पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के लिए गहराई से जानेंगे और ख़ुद उन पार्टी के लीडरों से पूछने की कोशिश करेंगे उन तमाम तर सवालात के जो आपके मन में हैं। AIP से हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल माजिद बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर नाम में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और अब्दुल हमीद मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सोहेल साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन आपके सामने में है, क्या कुछ लगता है जम्मू कश्मीर के हवाले से? अब देखिए, कल का जो इंजीनियर रशीद साहब जो बेल पे रिलीज हुए पटियाला कोर्ट से, जो उनको बेल मिली है 2 अक्टूबर तक, और वो जिस तरह से कल से एक्टिव हो गए अपनी कैंपेनिंग में, और जो मैं जनसलाब लोगों का देख रहा हूं, और जो इंटेलेक्चुअल्स कश्मीर से मेरे साथ बात कर रहे हैं या बात कर रहे थे कल से, आज सुबह से भी बात कर रहे हैं, वो इंजीनियर रशीद को कोरिलेट करते हैं कि एक इरा ऐसी थी जब शेख साहब जेल से छूटे थे लंबी चौड़ी कैद से, तो उनका भी वेलकम और उनका भी स्लोगन और उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज और उनका भी जो कद था वो इसी तरह का था जिस तरह का इंजीनियर रशीद की कल रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। और उनकी पार्टी ने जो सपोर्ट मिली है लोगों से, वो उस इरा को याद दिलाती है कि ऐसा एक बार पहले भी हुआ था जब शेख साहब की रिहाई हुई थी। देखिए, लोग जो होते हैं जमहूरियत में वो डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेंड होगा और क्या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाना है, या उस नया पॉलिटिकल डायरेक्शन या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को जो है उसको पेश करना है। और वो आपको दिख रहा है, और आज भी आपको दिख रहा है कि लोग जो हैं उनकी जो बारामूला में रैली है उसमें जो जनसलाब आप लोगों का देख रहे हो, वो सारे प्योरली कश्मीरी लोग हैं। कश्मीर में तो कश्मीरी लोग ही होंगे, बाहर से कोई लोग नहीं है। और मुझे लगता है कि उनकी पार्टी और उनकी ये जो कैंपेनिंग है ये आने वाले दिनों में और थोड़ा सा रंग लाएगी। और एक अच्छी जो इलेक्शन का, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो त्योहार की तरह बड़े डिकेड्स के बाद जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, उसमें एक रंग इंजीनियर रशीद ने और भर दिया, और पूरी पॉलिटिकल नरेशन जो है वो बदल दी। और सारे पहले भी पूरे पॉलिटिकल जो स्टालवर्ड्स हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन और परसेंटेज जो है पार्लियामेंट इलेक्शन ने सेट कर दी, 70% के करीब पोलिंग हुई है। और असेंबली इलेक्शन में अगर मौसम अच्छा रहा, सब चीजें साजगार रही, तो ये पोलिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी सारे पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स और सारी पॉलिटिकल पार्टीज डायलेमा में हैं कि क्या होगा, क्योंकि लोगों पीपल्स विल जो है इलेक्शंस में प्रिवेल करती है, और पीपल्स विल का देखते हुए, पीपल्स पार्टिसिपेशन को देखते हुए, तो हर बंदा, हम लोग भी एग्जिट पोल नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि 10-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वेव किस तरफ चली जाए, किन मुद्दों के आधार पे कौन पॉलिटिशियन किन लोगों को रिझा पाता है, किन कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या असर, अब क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने मुद्दे रहते हैं, उन पे कौन खरा उतरता है, और सब चीजें जो है आपके सामने है। लेकिन
कल के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में और खासकर कश्मीर की सियासत में एक टोटल चेंज आई है। और उस चेंज को क्योंकि उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने असेंबली सेगमेंट थे जिसपे इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज करवाई थी, वो उनके कैंडिडेट्स और जिन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी। लेकिन यह कि लोगों का मूड जो है वो टोटल चेंज है और लोगों के मूड को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं आने वाले दिन जो हैं बड़े रोमांचक हैं और ये जो मैच है इलेक्शन का बड़ा दिलचस्प है और जम्मू कश्मीर में एक नया जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि ये मैच जो है काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है और उसको देखना काफ़ी ख़ास होगा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा जिस तरीके इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इस मैच में फिक्सिंग है? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने जेकेएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाए थे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मंजर आम पे आई, सच्चाई थी कहीं ना कहीं। अब एआईपी की बारी है, इंजीनियर रशीद की बारी है, तो क्या वाकई इसमें कुछ फिक्सिंग के शक व शुबहात का इजहार किया जा सकता है? काज़मी साहब, अगर मैच फिक्सिंग है तो इंजीनियर रशीद बाहर आते ही नरेंद्र मोदी का कश्मीर की बात नहीं करते, वो बोलते हैं इंजीनियर रशीद का कश्मीर बनेगा। मैच फिक्सिंग की जहां तक बात है, टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मुझे लगता है जो बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको ये सूट नहीं करता ये लफ्ज यूज करना मैच फिक्सिंग, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग नहीं होती है। सारी रियासतें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में आती हैं और कश्मीर और खासकर नॉर्थ ईस्ट और बीच में पंजाब भी जिन सेंसिटिव ईयर से निकला है उन सब चीजों को देखते हुए ये वर्ड जो है ये फिक्स नहीं होता है मैच फिक्सिंग। ये एक कंपल्शन बन जाती हैं कहीं किसी की, उनके साथ के हालात साजगार रहें, लोग अमन अमान से रहें, एक स्टेबल अच्छा सरकार आ जाए, किसका लाई कौन बनेगा, कौन किसको सपोर्ट कर सकता है, कौन सी इरा से हम गुजरे हैं, क्या खोया जम्मू कश्मीर ने, क्या पाने की उम्मीद है। पाकिस्तान हम बदल नहीं सकते, पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, ना बॉर्डर्स को इरेलीवेंट कर सकते हैं हम। तो ये सब चीजें जो है दिग्गज जो पॉलिटिशियंस है, खासकर फारूक अब्दुल्ला साहब तो बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन है, वो सब चीजें निटी गिटी जानते हैं। तो ये वर्ड जो है मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता कि वो ए टीम है, ये बी टीम है, ये सी टीम, ABCD नहीं होता है। एक रोड मैप होता है जिस रोड मैप पे जमहूरियत में सबको हक है पार्टिसिपेट करने का। ये वही कश्मीर है जहां इलेक्शन में कैंडिडेट ही खड़े नहीं हुआ करते थे। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां अच्छी पोस्टों पे लोग सर्व नहीं करना चाहते थे। और ये वही जम्मू कश्मीर है जहां हर जो कैंडिडेट है उसके पीछे हजारों की तादाद में आज रैलीज में लोग निकाल रहे हैं और 11 बजे तक कंपेनिंग कर रहे हैं। मुझे पंचायत इलेक्शन का दौर पता है, मैं 3-4 बार किसी की कंपेनिंग करने गया कश्मीर में, तो 4 बजे के बाद इजाजत नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से। और लोग कहते थे कि 4 से एक्सटेंड कीजिए हमारी कंपेनिंग, तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको कंपेनिंग का टाइम नहीं बढ़ाया जाता था। और ये वही कश्मीर है, यहाँ 11-12 बजे तक, और हर आदमी चाहे वो इर्तिजा मुफ्ती है चाहे उमर अब्दुल्ला है, आज इंजीनियर रशीद गाड़ियों की छतों पे बैठ के कंपेनिंग कर रहे। ये तो बड़ी बात है, बिल्कुल ये बदला है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मलिक साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC जीत का दम भर रही है कि हमारी हुकूमत बनने जा रही है और जो करीब कयास लगाया जा सकता है वो यही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बड़ा कुछ कर पाए। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी, आप दोनों, कांग्रेस भी और आप भी, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी, ग्राउंड जो कैडर है वो इतना स्ट्रांग है, फिर डर किस बात का है? जो आज इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं या वो पार्टी जो आज जन्म ले रही है, उससे इतना ज्यादा खौफ कैसा? पहले मैं काज़मी साहब को जवाब देना चाहता हूं। इसने ठीक है, आपका जवाब जरूर लेंगे। दोबारा जो है हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं AIP के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अब्दुल माजिद बंदे साहब की तरफ आने की कोशिश करूंगा। माजिद साहब, क्या लगता है आपको इतने इल्जामात के बीच में, यकीनन आपके पास बहुत अच्छे स्पीकर हैं, नया जोश, नया जज्बा है, क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में AIP के जरिए? एक साहब को कंपेयर कर रहे हैं, रशीद साहब जेल से छूटे टेरर फंडिंग के केस में, और शेख साहब छूटे रायशुमारी के नारे पर 11-12 साल 15 साल बंद होने के बाद। वहां लोगों का जनसैलाब देखा गया उस टाइम। आज तो सिर्फ 5000 लोग स्टेडियम में थे, आज कौन सा जनसैलाब था जिसको ये जनसैलाब बोलते हैं?
चला था, मुझे समझाइए कितनी गाड़ियां उसके पीछे चली थी वहां एयरपोर्ट से। तो ये लोगों को बहकाने की और वो बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद पता है हमें क्या करना है, लोग काफी चालाक हो गए हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन रेज होते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने ऊपर खुद ही क्वेश्चन रेज किए। पहला ये कि मैं 5,000 यहाँ कमाता था, फिर घर बेचता था, फिर बच्चे मेरा वो फीस भरते थे, फिर उसी से किताबें लाते थे। वो तो 2 टाइम एमएलए हैं, तो उसको पेंशन मिलती थी, वो झूठ क्यों बोला? और दूसरा उसने खुद ही कहा, मैंने कल भी कहा, बात उठी है दूर तक जाएगी। उसने खुद कहा कि मुझे तिहाड़ जेल में जो आदमी मिलने आए उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी की मत करो, मैंने नहीं माना। यानी कि वहां डील चल रही थी, इनको लोग मिल रहे थे, तो वो तो ऑब्वियसली कोई और नहीं होगा, वो तो बिल्कुल जो अब बैठे हैं या पीएम हाउस में या जो हुकूमत चलाते हैं वही होंगे। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो रशीद साहब के नारे कश्मीरियों को खुद पता है कि सारे खोखले हैं। पहला नारा एक सब नारों पर एक नारा बारी, हक हमारा राजशुमारी। वो राजशुमारी कहां गई? आज वो छूट क्यों गई? और खानदानी राज नहीं चलेगा, भाई क्यों लड़ रहा है? और तीसरी बात तो अबरार साहब की है। बिल्कुल, मैं आपकी बात मुकम्मल सुनूंगा, लेकिन पहले माजिद साहब से जवाब ले लेते हैं। माजिद साहब, बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं। माजिद साहब, जी बोलिए। बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं एआईपी पे, इंजीनियर रशीद साहब पे। जी बोलिए, क्या क्या इल्जामात हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे इल्जामात हैं, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इल्जामात नहीं लगा रही है, इससे पहले भी लगाई, पीडीपी ने भी लगाया। कहीं ना कहीं उस चीज़ को एआईपी को क्लियर करना चाहिए। क्या वाकई पर्दे के पीछे कुछ डील हुई है? हाँ, देखिए, इस बारे में मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो यहाँ की जो रिवायती सियासी पार्टियाँ जो यहाँ पर हैं, इंजीनियर रशीद साहब के खौफ से वो पिछले कई दिनों से जो उनके मुंह से जो बयानात निकल रहे हैं, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि आपने मेरे तारुफ में बताया कि मैं एआईपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एआईपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बल्कि हमारे स्पोक्स पर्सन इनाम नबी साहब और फिरदौस बाबा साहब हैं। मैं हंदवारा असम्बली सेगमेंट से यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से यहाँ पर मुझे मैंडेट मिला है। तो उस हैसियत से मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं, उनको इस हवाले से अपने कौम से कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो पिछले 5.5 सालों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और उनकी कुर्बानियों का ग्राफ जो है वो आज के मौजूदा लीडरों से कई ज़्यादा बड़ा है। और उनकी सियासत जो है वो लोगों के जहनों के साथ, उनके सेंटिमेंट के साथ और उनके मामलात के साथ वो वास्ता रखती है। तो जो लोग आज की डेट में इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ या अवामी इत्तेहाद पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। क्योंकि यहाँ के लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है ये एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हैसियत से उभर रही है, जिस वजह से यहाँ की रिवायती सियासी पार्टियों को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो उस ज़मन में मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि अभी जो इससे पहले हमारे भाई जो अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर हर किसी सियासी पार्टी को किसी न किसी तरह से मरकजी पार्टियों का एजेंट गर्दाना जा रहा है। और ये सिलसिला सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब के लिए नहीं है, बल्कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी सियासी पार्टियां यहाँ पर रही है उन पर यह लेबल चस्पा किया जा चुका है। और इस ज़मन में अवामी इत्तेहाद पार्टी कोई खास और अलग पार्टी नहीं है। यहाँ पर मैं इंजीनियर रशीद साहब की वसादत से यह बात कहना चाहूँगा कि इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के एक ऐसे वाहिद लीडर है जिनको यहाँ के अवाम में, यहाँ के जवानों में, यहाँ के बुजुर्गों में और यहाँ की माओ बहनों में जिनकी इज्जत और कदर की जाती है। ठीक है, एनसी की जानिब से तो अभी पूछा गया था अब्दुल माजिद साहब कि फंडिंग कहाँ से होती है। जब 5,500 रुपये जेल में मिल रहे थे पर मंथ, उसी से वो अपना खर्च वर्च चला रहे थे। ऑन स्क्रीन सुना था, उनका कहना है कि जब इतना वो उसी पैसे से अपना घर चला रहे थे, फीस भर रहे थे और उन्होंने कबूला भी, तो फिर इतना बड़ा जो एक सियासी एम्पायर खड़े करने की अचानक कहां से जो है सारे पैसे आ गए, फंडिंग कहां से हो गई?
जी, मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने तारुफ में पहले ही ये बात कही कि मैं हंदवारा असेंबली सेगमेंट से यहाँ पर मुझे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला है। मैं इलेक्शन इस वक्त लड़ रहा हूँ। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि मुझे अवामी इत्तेहाद पार्टी की लीडरशिप की तरफ से या इंजीनियर साहब की तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से 1 रुपया भी फंडिंग नहीं मिली है, बल्कि जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त असेंबली में खड़े हुए हैं वो अपने जेबों से ये पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अवाम की मदद से ये कैंपेन चला रहे हैं। और मैं ये एक जिम्मेदार हैसियत से यहाँ पर यह बात कर रहा हूँ। तो इस हवाले से जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, मैंने पहले ही ये बात कही कि अगर वो इंजीनियर रशीद साहब को या उनकी लीडरशिप को बेदाग तस्वुर करेंगे तो ग्राउंड में आकर वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उनको हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ मुखालफत करनी है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि यही वो सियासी पार्टियाँ थी जिन्होंने यहाँ के लोगों को पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर साहब की कामयाबी के बाद ये कहा कि आप लोगों के वोट ज़ाया हो गए क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और आज जबकि इंजीनियर साहब 20 दिनों के ऐसा इंटरिम बेल पे वो इंटरिम बेल पे जमानत पे वो छूट गए हैं, तो यही लोग वो हैं जो उनको बीजेपी का प्रॉक्सी यहाँ पर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो इन लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है या ये उस सियासत पर अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जमीनी हकायक के साथ कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, एनसी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। मलिक साहब काफी देर से हाथ उठा रहे थे। मलिक साहब, मैंने जो क्वेश्चन रेज किए, मैंने 5-6 क्वेश्चन रेज किए जो इंजीनियर साहब ने खुद कहे। पहला क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि 5000 पर जो उसने कहा मैं घर भेजता था, बच्चे मेरे पलते थे और वही फीस भरते थे, उसी से किताबें लाते थे। मगर 2 टाइम एमएलए रशीद साहब बने, क्या उनका पैसा नहीं मिलता था? क्या उनका स्टेफर्ड नहीं मिलता था? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे ये बता दीजिए कि रशीद साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्यों डेढ़ा कर रहा है, डेढ़ा। ठीक है, दोबारा हम आपको जोड़ लेंगे। मैं काज़मी साहब की तरफ आने की कोशिश करता हूं। काज़मी साहब, ये लड़ाइयां ठीक है जारी रहेगी, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे एथिकल एक सवाल जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई अगर ऐसा है भी, मान लीजिए ठीक है ABCD टीम है, AIP इंजीनियर रशीद साहब है उनकी पूरी की पूरी टीम, तो क्या इसमें कोई बुराई है या जम्मू कश्मीर की सियासत पे इससे कोई बड़ा फर्क आने वाला है? देखिए, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन्होंने मुझे कहा, मलिक साहब बड़े सीनियर हैं, मैं इनकी बात नहीं काटूंगा, इनका अपना एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा कि ये जेल में थे, शेख साहब भी जेल में थे, ना वो भी ट्रायल पे थे, ये भी ट्रायल पे थे, कन्विक्टेड ना वो थे ना ये थे, बेल पे रिलीज हुए हैं। देखिए, लीडर को कौन बनाता है? या तो सरकारें बनाती हैं या लोग बनाते हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत सी मदद रहती है। और फिर लीडर में क्या क्वालिटीज होती है, जो लीडर जो है लोगों के चाहने से लीडर बन जाता है, फिर वो अपना मुकाम जो है और अरूज पे ले जाता है। जैसे शेख साहब अपने टाइम पे ले गए, उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद नहीं ले पाए, थोड़ी देर रहे, फिर कहां से उठे, उनकी ओरिजिनेशन कहां है। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िए जम्मू कश्मीर की सियासत की, किसने कहां से शुरू किया और कहां पहुंचा। तो ये कहना कि कोई माँ के पेट से बिल्कुल, तो ये बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन में आ भी जाता है, मलिक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, कि अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन में आता है, रनिंग की दौड़ है, सियासती ये दौड़ है, और इस दौड़ में अगर कोई आपके बराबर आपके साथ दौड़ना चाहता है, मुकाबले में आना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे टाइम दे दीजिए। बिल्कुल, टाइम आपके पास। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रशीद साहब की बात आपने की, मैंने खुद बताया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 बातें उन्होंने साबित कर दी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पहला झूठ उसने 5000 का कहा, दूसरा झूठ उसने ये कहा कि राजकुमारी का नारा छोड़ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। तीसरा झूठ उसका खानदानी राज का था क्योंकि उसका भाई लड़ रहा है। चौथा झूठ अबरार साहब का था, जो अबरार साहब ने कहा कि मैं अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैसेज मत करो, कॉल मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो मुझे पढ़ने दो। तो आज वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बने।
चौथा झूठ वो कहते हैं कि सिर्फ टारगेट करते हैं, अब बीजेपी पर टारगेट करने लगे हैं। तो मुझे बता दीजिए, अगर केजरीवाल साहब बाहर निकले तो उसके बाद पूरी बीजेपी की टीम पूरी ऑल इंडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, और क्वेश्चन उठाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसको आज छोड़ा क्यों गया? आज बीजेपी वाले क्यों डिफेंड कर रहे हैं इसको? मुझे ये बता दीजिए, रशीद साहब की पर्सनल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां बीजेपी के उम्मीदवार फार्म क्यों नहीं बना? बीजेपी किसका सपोर्ट वहां करना चाहती है? कल एक जो फेक नैरेटिव मैं बोल रहा हूं, चलो फेक ही मानता हूं, रियल नहीं था, कि बीजेपी वर्कर्स को कहा गया कि वेलकम कीजिए रशीद साहब को, मगर सारे लग गए, ऊपर से नीचे तक बीजेपी वाले लग गए उसमें डिफेंस करने में। आज अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो तो ये अटैक नहीं करते कि रशीद इंजीनियर क्यों 370 मांगता है, रशीद इंजीनियर क्यों कश्मीर की बात करता है, रशीद इंजीनियर क्यों करता है कश्मीर का मसला है। अगर एनसी ये बात करे तो हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, अगर हम स्टेट फूड पर बात करें हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, अगर हम 370 पर बात करें पाकिस्तानी कहा जाता है। क्वेश्चन काफी रेज होंगे और क्वेश्चन रेज होंगे। और खुद रशीद साहब ने माना कि जेल में मुझसे बात हो रही थी, जेल में मुझसे बोल रहे थे कि प्रॉक्सी की मैं मत करें, मगर मैंने नहीं माना। तो बात उठी है ना, दूर तक जाएगी, ये खुद उसकी जबानी से निकला है। और दूसरी बात यह कि अगर वो यहां लड़ रहे हैं, सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि बानाल से करना तक बिल्कुल बीजेपी खाली है। उन्होंने यहाँ अपने कैंडिडेट भी नहीं उठाए, उन्होंने त्रागाम में कैंडिडेट नहीं उठाया, उन्होंने करना में कैंडिडेट भी नहीं उठाया, क्योंकि प्रॉक्सी की मदद करना चाहते हैं वो, मगर वो यहाँ वार्ड मेंबर भी नहीं जीत सकते। तो रशीद साहब को चाहिए था, अगर उनकी कमर तोड़नी है बीजेपी वालों की, अगर उनको पॉलिटिकल आर्डर से यहाँ जम्मू कश्मीर में बाहर निकालना है, तो वो पीर पंचाल और जम्मू में लड़े, पीर पंचाल और जम्मू में उनकी कमर तोड़े, क्योंकि उनका जनाधार वही है। यहाँ तो जनाधार है ही नहीं, यहाँ किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो तो बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। वो भी 370-35 से स्टेट हुड ऑटोनॉमी पर बात करते। यहाँ महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा कि हम इसकी आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे, हमें एक बार गलती हुई दूसरी बार नहीं करेंगे। तो लड़ किस लिए रहे हैं? इसका मतलब है यहाँ ये